हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, जो कि साथियों ये वीडियो जो होगा ये CUET से रिलेटेड होगा, और वो भी किसके लिए, CUET PG से रिलेटेड होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो होगा। साथियों इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और जो मोस्टली हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे वो LLM के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि LLM के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो CUET के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा उसमें से कौन कौन से टॉपिक से किस किस जगह से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए साथियों आए हैं, जो कि हमारे LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों देखिए बिना टाइम बर्बाद किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सिलेबस का टॉपिक आ रहा है साथियों वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ रहा है, और इसमें जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं तो इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। अब साथियों आप सभी लोगों को पता होगा, जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसके पार्ट 2 को कहा जाता है, और जो जनरल प्रिंसिपल होता है उसको सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 जो होता है ये हमारा जनरल प्रिंसिपल होता है, और इसमें सभी जनरल बातों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो ये कहने का मतलब जो है ये जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें यूनिट वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। मींस कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पहला जो कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इसमें ये यूनिट वाइज डिवाइड किए, और यूनिट में और एक मींस कि एक सिलेबस को, एक टॉपिक को इन्होंने 5 यूनिट में डिवाइड किया। पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें किस किस टॉपिक को इन्होंने कवर किया है फॉर हमारे LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, डेफिनेशन की बात करता है, क्लासिफिकेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, essential element, invitation to offer, tender consideration, nudum pactum, essential element, privity of contract consideration। मीन्स कि इसमें जो भी टॉपिक बन सकता है जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड, मीन्स कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक, उन सभी टॉपिक्स को इन्होंने कवर करने का कोशिश किया है। साथियों जब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे जो पेपर अब आने का ट्रेंड हो गया है, अब जो ये CUET के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में साथियों, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है, इसलिए एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खास करके आपको रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है तो साथियों आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। यहाँ पे इनके द्वारा जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो फॉर LLM के लिए, तो साथियों आपको इनके टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, आपको इनके टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इनका जो भी पेपर बनता है वो पेपर का एक लेवल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है। ये NTA के द्वारा गवर्न होता है, और NTA के समान ही आपका पेपर होता है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर होता है साथियों वो जस्ट लाइक NTA, मीन्स कि जो आपका UGC नेट का पेपर होता है एकदम सेम उसी के अकॉर्डिंग इनका LLM एंट्रेंस का भी पेपर होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और उसमें वॉच करिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे गए हैं। अब इनके यूनिट सेकंड की बात करिए। यूनिट सेकंड में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसमें माइनर एग्रीमेंट की बात करते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करते हैं, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाई लॉ की बात करते हैं, फ्री कंसेंट की बात करते हैं, कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, लीगल ऑब्लिगेशन, वाइडेबिलिटी। मीन्स कि ये सभी चीज़ों के बारे में अपने यूनिट सेकंड में बात कर रहे हैं। अभी ये सारी की सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ साथियों ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट थर्ड है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट थर्ड को देखिए, इसमें इनके द्वारा क्या कौन कौन से चीज़ को पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरियस मोड्स के बारे में पूछ रहा है, बाय परफॉर्मेंसेस के बारे में पूछ रहा है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंसेस के बारे में पूछ रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, फ्रस्ट्रेशन ऑफ लॉ। इन सभी टॉपिक को ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये किसी भी ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं जो कि इनके एग्जामिनेशन में आएगा। ये अपने जो सिलेबस है इसको विस्तार से इन्होंने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके दिया है कि भाई हम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम यहाँ से भी
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप बाद में ये ना कहिएगा कि हम आपने ये टॉपिक दिया था और टॉपिक से हट करके आपने क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए अब इनके यूनिट 4 को देखिए, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, डैमेजेस के, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, असर्सनमेंट ऑफ द डैमेजेस, इंजंक्शन, मीन्स कि हर एक टॉपिक को ये कवर कर रहा है। बस आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहिए साथियों, इस वीडियो को आप डिटेल में एनालिसिस करिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसका पीडीएफ मैं अपने यूट्यूब चैनल के लॉ विथ रोनित टेलीग्राम ग्रुप है, उसी टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ वहां से प्राप्त करना तो आप प्राप्त कर लीजिएगा, और नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड किया, और ये जो मैं आपके सामने पीडीएफ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियली है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ये डायरेक्ट एनटीए के द्वारा दिया गया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया। अब देखिए उसी का यूनिट 5 है, किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उसी जनरल कॉन्ट्रैक्ट का ये यूनिट 5 है। अब यूनिट 5 में क्या दे रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ इस नेचर के बारे में बात करता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन ग्रांटेड और नॉट की बात करता है, हु मे ऑब्टेन अगेंस्ट हुम, मीन्स कि हर एक टॉपिक को ये कवर करते हुए चल रहा है। कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिसको इन्होंने छोड़ रहे हैं। ये अपने पेपर को इतना वेग बना रहे हैं, इतना मीन्स कि अब इनके सिलेबस को आप वॉच करिए, देखिए ये कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका एक यूनिट खत्म हो गया, मीन्स कि सिलेबस का एक यूनिट आपका खत्म हो गया, जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट 2 भी आने वाला है। अब देखिए इनका जो सेकंड टॉपिक आ रहा है साथियों, जो सिलेबस का, वो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। स्लेंट्स फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल एक्ट, ये तो मैंडेटरी है, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सेकंड यूनिट में देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को, मीन्स कि डीपीएसपी को कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को कर रहे हैं, पार्लियामेंट को, गवर्नर को, बाइकैमरलिज्म को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, और प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस दिया जाता है, जो एमपी एमएलएस को प्रिविलेजेस दिया जाता है, उसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, मीन्स कि इन टोटलिटी कहा जाए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट को ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 में इनके देखिए तो जुडिशियल प्रोसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया और आर्टिकल नंबर 226 में और आर्टिकल नंबर 227, इन तीनों आर्टिकल्स को इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि हाँ इस आर्टिकल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, भर के क्वेश्चन पूछेंगे। और साथियों ये जो क्वेश्चन पूछते हैं वो रीजन असर्शन बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और साथियों मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो ये जो भी केस लॉ पूछते हैं, केस लॉ से भी इनके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मिलान करने वाला क्वेश्चन नहीं होता है कि मैच आप करिए कि किससे किस है, इसमें ये क्रोनोलॉजी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि किस ईयर में कौन सा केस आया था, फिर किस ईयर में कौन सा केस आया था, फिर किस ईयर में कौन सा केस आया था। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके द्वारा क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस लॉ अगर आता है तो वहाँ से पूछा जाता है। फिर यहाँ पे यूनिट 4 में देखिए फेडरलिज्म से, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेडमार्क, मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मीन्स कि ये किसी भी टॉपिक को, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हो जिसको ये छोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह सबको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ लपेट लिया है। अब किसी भी चीज़ को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। किसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये साथियों CUET PG का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो लॉ ऑफ टॉट है। अभी तक आप लोगों ने 2 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया जो कि उसमें जनरल की बात करता है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक की बात कर रहा था। उसके बाद से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपने कवर किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की। लॉ ऑफ टॉट को भी इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिट वाइज इनका देखते चलिए कि किस किस यूनिट में कौन कौन से चीज़ को ये पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ टॉट के बारे में बात करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात करते हैं, मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं, टॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्राइम डेवलपमेंट, यूबी जस्ट ईबी रेमेडियल, मीन्स की हर एक चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मीन्स की टॉट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे पूछने का ये कार्य कर रहे हैं। फिर यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल डिफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग जनरल डिफेंसेस देखते हैं। उसके बाद से वाइकेरियस लाइबिलिटी से भी रिलेटेड ये खूब क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी इनका क्वेश्चन होता है एक लेवल होता है इनके क्वेश्चन का, एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन आस्क करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यूनिट 3 की हम बात करते हैं, नेग्लिजेंस की बात करते हैं, न्यूसेंस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, फिर लीगल रेमेडीज़ की भी बात करते हैं। तो यहाँ से भी इनके द्वारा टॉट
के एग्जामिनेशन में टॉट का भी क्वेश्चन लिया जा रहा है। फिर यूनिट 4 को इनको देखिए, टॉट अगेंस्ट पर्सन, फिर टॉट अफेक्टिंग बॉडी, ह्यूमन असाल्ट, बैटरी, मीन्स की जो भी चीज़ें हो सकती हैं टॉट से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को आपको कवर करते हुए चलना है। आप सभी को पता है कि टॉट लॉ जो होता है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी इसमें से टॉपिक बन सकता है टॉट लॉ में, वो सारे के सारे टॉपिक इनको द्वारा कवर किया जा रहा है। अब टॉट का आप देख सकते हैं कितना वेटेज है आपके CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो हमारा फैमिली लॉ है, इनके सिलेबस का फैमिली लॉ। इसमें 2 फैमिली लॉ को ये कवर करेंगे, एक तो हिंदू लॉ को कवर करेंगे और दूसरा मुहम्मदन लॉ को यहाँ पे ये कवर करने वाले हैं। तो हिंदू लॉ की अभी हम बात करते हैं। तो साथियों देखिए इन्होंने हिंदू लॉ को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इन्होंने 5 यूनिट में इसको भी डिवाइड किया। इसमें पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं, मॉडर्न एंड एंशिएंट सोर्सेज की बात करते हैं। मीन्स की कहा जाए कि जो टॉपिक हो सकता है इन सभी चीज़ों को ये कवर करने का कोशिश की है। साथ साथ देखिए पूरा टोटल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को ये कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो भी है देखिए यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी ये कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो 1956 का है उसको भी कवर करने का ये 100% प्रयास किए हैं। तो आपको इनके सिलेबस जो है, सिलेबस तो बहुत ही वेग इन्होंने बनाया है, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो साथियों ये सारी चीज़ों आपको देखनी पड़ेगी, आपको गंभीरता से इनके सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन पिनल कोड है। अब यहाँ पे इंडियन पिनल कोड की अगर हम बात करें तो देखिए ये स्पेसिफिक होकर के सेक्शन नंबर 6 से लेकर 33 तक देख रहे हैं, फिर सेक्शन नंबर 39 से लेकर सेक्शन नंबर 52A तक देख रहे हैं, फिर उसके बाद से सेक्शन नंबर 53 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 भी ये देख रहे हैं। अब देखिए साथियों इनका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है मीन्स की कौन सी जो इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड है, जो इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड है तो ये स्पेसिफिक पूरा पूछ लिया। सेक्शन नंबर 53 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 मीन्स की ये पूरा ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से आपको पूरा इंडियन पिनल कोड पढ़ना पड़ेगा। फिर इनके यूनिट सेकंड में देखिए यहाँ पे पूरा जनरल एक्सेप्शन को इन्होंने पूछ लिया, सेक्शन नंबर 1076 से लेकर के 106 तक। फिर यहाँ पे आपका पूरा ये सेडिशन वाला पार्ट भी इनके द्वारा पूछ लिया गया है, सेक्शन नंबर 121 से लेकर के सेक्शन नंबर 130 तक। फिर उसके बाद से क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का भी पार्ट पूछ लिया गया। इन टोटलिटी कहा जाए तो सेक्शन नंबर 295 तक इन्होंने अपने यूनिट सेकंड में पूछ लिया है। अब यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए साथियों इनके द्वारा 299 से लेकर के सेक्शन नंबर 299 से लेकर के सेक्शन नंबर 358 तक इनके पूरे सिलेबस में कवर है। और यहाँ पे यूनिट 4 को देखिए तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 378 मीन्स की थेफ्ट से लेकर के सेक्शन नंबर 424 ये सभी चीज़ों को इनके द्वारा कवर किया जा रहा है। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को अपने छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनका मानना है कि अगर बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आ रहा है तो वो एकदम से पढ़ लिख करके आए, तभी हम उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कराएंगे, तभी हम उसको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा करके उसको एडमिशन दिलाएंगे, अन्यथा नहीं दिलाएंगे। इनका पूरा मानना है। देखिए यहाँ पे 506 से लेकर के 511 मीन्स की इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूरा का पूरा IPC आप पढ़ करके आइए, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ करके आइए, पूरा का पूरा टॉट पढ़ के आइए, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ करके आइए। किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। फिर इनका जो सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है, डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है। एक आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट का, अब यहाँ पे आप किस कॉन्ट्रैक्ट सेकंड को पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इनके यूनिट सेकंड में देखिए एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, काइंड्स ऑफ एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एजेंट्स एंड सर्वेंट्स की बात करता है। तो ये हर एक चीज़ को ये बहुत बारीकी से, बहुत ही अलग अलग कर करके ये अपने सिलेबस को यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कहीं से भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको ये कवर ना कर रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर उसके बाद से इनका जो यूनिट 5 है हायर परचेज एक्ट 1972 का, ये भी एक्ट इनके द्वारा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कौन कौन से एक्ट इनके द्वारा कवर किया जा रहा है। मेरा पर्पज़ ये है, यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि क्या क्या इनके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए CUET PG का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत है। अब साथियों यहाँ पर देखिए इनके द्वारा कंपनी लॉ को भी पूछा जा रहा है। अब कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट 1956 को ही पूछ रहे हैं, फिर AOA को पूछ रहे हैं यहाँ पे ये, फिर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं, फिर ये डिवेंचर्स के बारे में पूछ रहे हैं। फिर आप साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेबी एक्ट को भी ये पूछ रहे हैं, ये फेमा एक्ट को भी पूछ रहे हैं। मीन्स कि ये हर एक एक्ट को क्या कर रहे हैं, कवर करते हुए चल रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ही
एग्जाम में। बात करते हैं साथियों यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ की। अगर प्रॉपर्टी लॉ की देखते हैं तो ये भी पूरा यूनिट 5 में डिवाइड किया गया। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें सेल्स, गिफ्ट, सेल है, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, मीन्स कि हर एक चीज़ को, एक्शनेबल क्लेम वगैरह हर एक चीज़ को इनके द्वारा क्या किया गया है। अब मैं मोटा मोटा ही आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को आपको उठाना है और आंख बंद करके आपको उसको पढ़ते हुए चले जाना है, उसमें कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस इतना वेग है कि ये किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहीं नहीं रहे। इनका मानना है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, जो आ रहा है, जो बेयर एक्ट में लिख दिया गया, उस सभी चीज़ों को आपको पढ़ करके चले आना है। ये नहीं समझना है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या क्या पढ़ सकता है। अब आगे देखिए इनके द्वारा अब जो नहीं पूछा जाना चाहिए वो भी इनके द्वारा एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी ये पूछ रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के में। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कौन कौन से टॉपिक है, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। साथियों इसका पीडीएफ मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पीडीएफ को लीजिएगा और इत्मीनान से आप बैठ करके रूम में अपने एक एक चीज़ को, टॉपिक को वॉच करिएगा कि हाँ ये कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। अब मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी आपका भी टाइम खराब हो जाएगा। जैसे एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पूछ रहे हैं, रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन, एविडेंसी वगैरह सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब बात करते हैं साथियों फैमिली लॉ सेकंड की। फैमिली लॉ सेकंड में यहाँ पे मोहम्मदन लॉ आ रहा है और इंडियन सक्सेशन एक्ट आ रहा है, दोनों की बात की जा रही है। मोहम्मदन लॉ भी आ रहा है और इंडियन सक्सेशन एक्ट लॉ भी यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें पूरा इस्लामिक कानून को यहाँ पे पूछने का इन्होंने काम किया है, कितने प्रकार का तलाक होता है, और उसके बाद से नेचर, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, प्री इम्पसन, वक़्फ़, डावर, ये हर एक टॉपिक को कवर करते आते हैं कि मुस्लिम लॉ के कितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कंप्लीट करते हुए, कवर करते हुए चलना है। फिर साथियों इनके द्वारा देखिए इन्वायरमेंटल लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी केस लॉ होते हैं उन सभी केस लॉ को आपको लर्न करके रखना है, आपको पढ़ करके रखना है। साथ ही साथ इसको किसके साथ को रिलेट करके पढ़ना है, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के साथ इसको आपको को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि आईपीसी जो होता है वो पनिशमेंट को डिफाइन करता है, सीआरपीसी और सीपीसी जो होता है वो प्रोसीजर को यहाँ पे डिफाइन करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल लॉ जब आप पढ़िए यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे इन तीनों के साथ आप को रिलेट करके पढ़िए। अब बात करते हैं साथियों लेबर लॉ की। इनके सिलेबस में लेबर लॉ को भी डाला गया। अब लेबर लॉ को आप इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो आया था, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ मास्टर स्लेव एंड रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, इसको भी आपको देखना है। ट्रेड यूनियन एक्ट जो आया था 1926 में, इन सभी चीज़ों को आपको मोटा मोटी देखते हुए चलना है। सभी टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, वही चीज़ आप ज़्यादा पढ़ेंगे जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। साथियों मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का भी कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर वो व्यवस्था हो जाएगा तो मैं वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। अब क्रिमिनल लॉ सेकंड की बात करते हैं, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आता है और इसके साथ साथ क्या आ रहा है, जेजे एक्ट आ रहा है, मीन्स की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ रहा है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2000 का, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो कि 1950 एक्ट का है। इनके द्वारा भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे इनके सिलेबस को अच्छे से वॉच कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस आप ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप इनके एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करके आएंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है, टॉपिक भी इनका बहुत बड़ा है ना साथियों, ऐसा नहीं कि टॉपिक इनका बहुत छोटा है, टॉपिक भी इनका बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस को वॉच करिए, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तमाम जो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स हैं उनको बात करते हैं, जैसे रियलिस्टिक थ्योरी आ गया, हिस्टोरिकल थ्योरी आ गया, देश भर की इनकी थ्योरियाँ, उन सभी चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, कवर करते हुए चल रहा है। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ को ये कवर करते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट को भी ये कवर करते हुए चल रहा है। तो आपको इसको अच्छे से गंभीरता से लेनी है, नहीं अगर आप गंभीरता से लेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। फिर क्लिनिकल कोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें ये मेजर केस लॉ दिए हैं, इन केस लॉ पे आपको ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि ये केस लॉ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनके द्वारा कोई केस लॉ रेफर करके दिया गया है तो इन सभी केस लॉ को आपको गहराई से पढ़ करके जाना पड़ेगा और ये केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PIL से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे भी इन्होंने
अपने पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज में डिवाइड किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब देखिए यूनिट में अगर इन्होंने डिवाइड किया है तो क्या क्या पूछा जा रहा है, आप इसको वॉच कर लीजिए। अब ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिस से भी इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ह्यूमन राइट को इनके द्वारा किससे कोरिलेट किया गया, ये जूरिस्प्रूडेंस से ह्यूमन राइट को कोरिलेट कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर प्रोटेक्शन रीजनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट नेशनल लेवल की बात करते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको गंभीरता से लेते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में सूचना का अधिकार आया था, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मीन्स कि ये किसी भी टॉपिक को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनका मानना है कि बच्चा है तो सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, वो वकील साहब हैं, सब कुछ पढ़े होंगे तभी हम उनको क्या करेंगे, LLM कराएंगे, वरना उनको LLM हम नहीं कराएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं साथियों। फिर बैंकिंग लॉ से भी, अभी ये बैंकिंग लॉ को भी क्यों छोड़ देंगे, ये बैंकिंग लॉ से भी क्वेश्चन हमारे लिए भर भर के पूछेंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई, ये बैंकिंग लॉ क्यों छोड़ रहे हैं, बैंकिंग लॉ को कहाँ छोड़ रहे हैं। देखिए बैंकिंग लॉ से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, ओरिजिन के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक फंक्शंस, बैंक एंड कंपनीज ऑफ इंडिया, RBI। मीन्स कि हर एक टॉपिक को ये कवर करते हुए चल रहा है। अब इनके आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस इनका कितना वेग है। अब साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ को क्यों छोड़ रहा है, इंश्योरेंस लॉ से भी रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है। इंश्योरेंस में उसके नेचर, डेफिनेशन, हिस्ट्री और उसके बाद से इंश्योरेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, सारी चीज़ों को ये कवर करते हुए चल रहा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये आ रहे हैं ADR मैकेनिज्म को भी कैसे छोड़ सकते हैं। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, जो कि सेक्शन नंबर 89 ऑफ CPC से डील करता है, और ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ये आर्बिट्रेशन को डेफिनेटली पूछते हैं, कॉन्सिलिएशन को भी पूछते हैं, निगोशिएबल को भी पूछते हैं, मीडिएशन को भी पूछते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका ADR वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड भी इनके द्वारा पूछा जा रहा है, और साथ साथ लिमिटेशन एक्ट भी पूछा जा रहा है। अब इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि हम कौन कौन से सेक्शन को पूछेंगे, जैसे रेस जुडिकाटा, यहाँ पे सेक्शन नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक इन्होंने कर दिया कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 10, 11, 12 पूछेंगे, फॉरेन जजमेंट को हम पूछेंगे, सेक्शन 13 और 14 को पूछेंगे। तो आप इस तरह से स्पेसिफिक इनके द्वारा जो भी सेक्शन असाइन किया गया उस सेक्शन को भी आप देख सकते हैं, उस रूल को भी देख सकते हैं, उस ऑर्डर को भी देख सकते हैं। आप इसी तरह से इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। फिर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं IPR से रिलेटेड किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या IPR के हिस्ट्री के बारे में पूछा है, उसके ट्रेडमार्क के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरव्यू ऑफ साइबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जहाँ तक हो सकता था इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताने का कोशिश किया। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि ये पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, इन दोनों लॉजी को भी ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छे से पूछ रहे हैं। किसी चीज़ को किसी भी कहीं से भी ये नहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं एक बच्चा है, इसको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, हर एक चीज़ से यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में भी, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद से एक्सटेंट एंड इट्स कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जो भी हो सकता है सभी चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ होता है। अब कॉम्पिटिटिव लॉ तो हमने भी आज तक नहीं पढ़ा है, कौन सा कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, कंपटीशन लॉ। तो ये कंपटीशन लॉ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा कंपटीशन लॉ होगा भाई, आप लोग अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से ये पूछ रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, लॉ ऑफ एविडेंस से भी ये पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है। मीन्स की कहा जाएगा कि लॉ ऑफ एविडेंस पूरा बेयर एक्ट आपको पढ़ करके जाना, कहीं से भी किसी भी टॉपिक यहाँ पे सेक्शन वाइज इन्होंने दे दिया स्पेसिफिक, ये सेक्शन हम क्या करेंगे, इसको इन सब सेक्शन को यूनिट वाइज इन्होंने डील किया है। और साथ में ये टैक्सेशन लॉ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, टैक्सेशन लॉ को भी अच्छे से पूरा पूछ रहे हैं। अब टैक्सेशन लॉ जब यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेकंड आ जा रहा है। इसके भी टॉपिक को इन क्या कर रहा है, पढ़ने के लिए कर रहे हैं। इसमें से भी किसी भी चीज़ को आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वाइट कलर क्राइम्स जो होते हैं ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसको भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ एंड लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, ये भी आपको जो भी हो सकता है, वो जो भी पॉसिबल हो सकता है, आप यहाँ से भी इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको अनिवार्य है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स की जो इंटरनेशनल ट्रेड से जो रिलेटेड जो ट्रीटियाँ होती हैं, जो वहाँ पे बातचीत होता है, उनसे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इनका टॉपिक था, इनका इतना बड़ा सिलेबस था, जो कि CUET का है और PG LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इनके द्वारा टॉपिक ये दिया गया है। तो दोस्तों आपके पास ये टॉपिक पहुंच जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां से नहीं आपको लेना है तो आप सीधे चले जाइए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे भी आपको ऐसा टॉपिक सेम एज यूजुअल यही टॉपिक मिल जाएगा, जो कि LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। साथियों अगर आपको अच्छा लगता हो
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो सकता है वो सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का 100% कोशिश करूंगा। अगर मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके सामने एक आध ठो सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ मेरे पास जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं LLM से रिलेटेड, उन सभी LLM से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर को मैं एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।